हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रोटेशनल इनर्शिया। उसके बाद में हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन के लिए एक्सप्रेशन निकालना सीखेंगे और फिर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है इसको भी डिस्कस करेंगे। तो पहले हम समझते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, हम लीनियर मोशन के केस में इनर्शिया ऑफ लीनियर मोशन के बारे में स्टडी कर चुके हैं और याद कीजिए आप, इनर्शिया ऑफ लीनियर मोशन क्या होता है? इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन बाय इटसेल्फ, राइट। किसी बॉडी की वो इनएबिलिटी जिसके कारण से कोई बॉडी अपने आप अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को चेंज नहीं कर सकती, इस प्रॉपर्टी का नाम क्या था? इनर्शिया। ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं लीनियर मोशन के केस में, राइट। और हमें ये पता है कि जो इनर्शिया है वो किस बात पर डिपेंड करता है? बॉडी के मास के ऊपर। जितना अधिक मास होगा बॉडी का उतना ही अधिक हमें बॉडी में चेंजेस लाने के लिए, बॉडी की स्टेट को चेंज करने के लिए उतना ही अधिक फोर्स लगाना पड़ता है। इसका मतलब जो फोर्स होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी। ग्रेटर इज मास ग्रेटर इज फोर्स रिक्वायर्ड। या हम यूँ कह दें कि बॉडी का जितना अधिक मास होता है, बॉडी का जो इनर्शिया है, इनर्शिया ऑफ लीनियर मोशन उतना ही अधिक ज़्यादा होता है। इसका मतलब क्या हुआ? हम ये कह सकते हैं कि लीनियर मोशन के केस में जो मास है, मास इज ए मेजर ऑफ इनर्शिया। मास इज ए मेजर ऑफ इनर्शिया इन लीनियर मोशन। लीनियर मोशन में बॉडी के अंदर जितना अधिक मास होगा, बॉडी का मास जितना ज़्यादा होगा, हम ये कह सकते हैं कि बॉडी का इनर्शिया उतना ही ज़्यादा होगा, राइट। अब जब रोटेशनल मोशन की बात करते हैं देन वी नो दैट इफ ए बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस देन इट कैन नॉट कम्स टू रेस्ट बाय इटसेल्फ, और इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट देन इट कैन नॉट स्टार्ट रोटेटिंग बाय इटसेल्फ। तो ये जो प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी की, इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? रोटेशनल इनर्शिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या डिसाइड करता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिसाइड्स द रोटेशनल मोशन। सो ए वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया? क्या डेफिनेशन आएगी? ए क्वांटिटी दैट मेजर्स द इनर्शिया ऑफ रोटेशनल मोशन। ऐसी कोई भी क्वांटिटी, वी कैन से दैट ए क्वांटिटी दैट मेजर्स A quantity that measures the inertia of rotational motion of the body is called moment of inertia. So हम ये कह सकते हैं, देखो इनर्शिया, हम इनर्शिया की जब बात करते हैं तो लीनियर मोशन में इनर्शिया को कौन डिसाइड करता है? मास। मास मेजर्स द इनर्शिया ऑफ लीनियर मोशन। इन द सेम वे यदि हम रोटेशनल मोशन की बात करते हैं तो रोटेशनल मोशन में बॉडी का जो इनर्शिया उसको कौन डिसाइड करेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिसाइड्स द इनर्शिया इन रोटेशनल मोशन। लीनियर मोशन में इनर्शिया को कौन डिसाइड करता है? मास। रोटेशनल मोशन में इनर्शिया को कौन डिसाइड करेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका मतलब मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या रिलेशन आया? हम ये कह सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? इट इज रोटेशनल इक्विवेलेंट, रोटेशनल इक्विवेलेंट और रोटेशनल एनालॉग ऑफ मास इन लीनियर मोशन। लीनियर मोशन में जो मास होता है उसका रोटेशनल इक्विवेलेंट लेंगे तो उसका नाम क्या आ जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रोटेशनल इनर्शिया। या हम यूँ कह सकते हैं कि लीनियर मोशन में जो रोल मास का होता है, रोटेशनल मोशन में वही रोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है। जितना अधिक बॉडी का मास होगा उतना ही अधिक लीनियर इनर्शिया होता है। उसी तरीके से बॉडी के अंदर यदि हम ये कह दें कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना ज़्यादा होगा, बॉडी की जो रोटेशनल मोशन है, रोटेशनल मोशन को डिसाइड करने के लिए, मेजर करने के लिए भी हमारे पास में क्या टर्म आ जाती है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
सो ये तो था एक जनरल सा मीनिंग कि व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिंपल सा मीनिंग क्या आ गया, रोटेशनल मोशन में बॉडी की मोशन को, रोटेशनल मोशन को डिफाइन करने के लिए हमें जो फिजिकल क्वांटिटी चाहिए, या यूँ कहते हैं कि किसी भी बॉडी की जो रोटेशनल मोशन है वो किस पर डिपेंड करती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया या रोटेशनल इनर्शिया। अब रोटेशनल इनर्शिया को डिफाइन करने के लिए हमारे पास में जो टर्म आती है उसको हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। एंड नाउ वी विल डिफाइन काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन क्या होती है, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन के बेस पर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए स्पेसिफिक डेफिनेशन एक्सप्रेशन निकालेंगे। सो पहले हम बात करते हैं व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। मान लेते हैं हमारे पास में सपोज दिस इज ए बॉडी विच इज रोटेटिंग इन दिस प्लेन, और ये जो प्लेन है इस प्लेन को हम मान लेते हैं एक्स वाई प्लेन की। कोई बॉडी एक्स वाई प्लेन में रोटेट करती है, कौन सा एक्सिस के अबाउट में, दिस इज जेड एक्सिस। हम यहाँ इस डायग्राम की बात करते हैं कि लेट अस कंसीडर ए रिजिड बॉडी इज रोटेटिंग इन एक्स वाई प्लेन अबाउट जेड एक्सिस। ये वाला केस होगा, इस प्रकार से कोई बॉडी एक्स वाई प्लेन में जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है, और हम ये मान लेते हैं कि इस बॉडी के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, सपोज फर्स्ट पार्टिकल ऑफ मास m1, सेकेंड पार्टिकल ऑफ मास m2, थर्ड पार्टिकल मास m3 एंड सो ऑन, nth पार्टिकल ऑफ मास mn। इन सभी पार्टिकल्स का जो रेस्पेक्टिव डिस्टेंस है जेड एक्सिस से वो क्या मान लेते हैं r1, सेकेंड पार्टिकल का डिस्टेंस क्या मान लिया r2, थर्ड पार्टिकल के लिए r3, और nth पार्टिकल का जो डिस्टेंस है उसको मान लेते हैं rn फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। नाउ वी हैव कंसिडर्ड दिस बॉडी टू बी रिजिड। अब जब ये बॉडी इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है तो देखो एक बात क्लियर है कि जब ये बॉडी रोटेट कर रही है तो इन सभी पार्टिकल जो हमने माने m1, m2, m3, इन सभी पार्टिकल की जो रोटेशनल वेलोसिटी है दैट विल बी सेम। अगर हम इनकी लीनियर वेलोसिटी की बात करें, जो फर्स्ट पार्टिकल है सपोज इसकी लीनियर वेलोसिटी मान लेता हूँ मैं v1, तो फर्स्ट पार्टिकल जब ये बॉडी रोटेट करेगी तब इसने ये जो डिस्टेंस कवर किया है इसके द्वारा ये वाला डिस्टेंस होगा। nth पार्टिकल जो यहाँ प्रेजेंट है जब ये बॉडी मूव करेगी तो देन इट विल कवर ए लॉन्गर डिस्टेंस, लेकिन जब ये रिजिड बॉडी रोटेट करती है तो सारे पार्टिकल सेम टाइम में सेम ये कहते हैं कि सेम टाइम में पहुँचेंगे। सो देखो कहने का मतलब क्या हुआ, जब ये बॉडी रोटेट करेगी तो सारे पार्टिकल जो इस एक्सिस के अबाउट में एक रिवोल्यूशन पूरा करेंगे, दे विल कंप्लीट वन रिवोल्यूशन इन सेम टाइम। पूरी बॉडी रोटेट कर रही है तो सारे पार्टिकल एक साथ रोटेट करना शुरू करेंगे, राइट, देयर टाइम ऑफ रिवोल्यूशन विल बी सेम। इसका मतलब जब इनका टाइम ऑफ रिवोल्यूशन सेम है तो इन सभी की जो एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ all particles will remain same. Suppose angular velocity is omega and we can say that it is same or constant for all particles। बॉडी के अंदर जितने भी पार्टिकल हैं सभी की एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। लेकिन इनकी जो लीनियर वेलोसिटी है सपोज v1, v2, v3 एंड vn, ये क्या मान लेते हैं हम इनकी लीनियर वेलोसिटी। फर्स्ट पार्टिकल के लिए लीनियर वेलोसिटी v1, सेकंड पार्टिकल के लिए लीनियर वेलोसिटी v2, nth पार्टिकल के लिए लीनियर वेलोसिटी vn। अब आप समझ गए होंगे कि इन सभी की लीनियर वेलोसिटी अलग अलग क्यों है, क्योंकि फर्स्ट पार्टिकल मान लो यहाँ प्रेजेंट है तो ये वाला पार्टिकल केवल इतना डिस्टेंस कवर करेगा, nth पार्टिकल जो यहाँ प्रेजेंट है दिस विल कवर दिस डिस्टेंस, इसका सर्कमफेरेंस ज़्यादा होगा, इसका सर्कमफेरेंस कम है, लेकिन बॉडी रिजिड है। सारे पार्टिकल जो रोटेशन जो पूरा करेंगे दे विल कंप्लीट इन सेम टाइम, सो देयर एंगुलर वेलोसिटी इज सेम। सो यदि हम काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, हर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकालें, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, इफ़ वी कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ लीनियर मोशन, लीनियर मोशन में हम काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, पहले पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, we can say that it is equal to half m1 v1 स्क्वायर। इसी प्रकार से यदि हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ
सेकेंड पार्टिकल के लिए यदि हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे देन इट इज इक्वल टू हाफ m2 v2 स्क्वायर एंड सो ऑन। यदि nth पार्टिकल के लिए हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे देन इट इज इक्वल टू हाफ mn vn स्क्वायर। दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth पार्टिकल। अब इन सभी पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी के बेस पे देखो, अब यदि हम इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन निकालें देन व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन? एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स रोटेशन अबाउट ए फिक्स एक्सिस। मान लो हमारे पास में ये बॉडी है, यदि हम इसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन निकालते हैं तो डेफिनेशन क्या होगी? एनर्जी ऑफ द बॉडी ड्यू टू इट्स रोटेशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। अब देखो, यदि हम लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन निकालते हैं देन वी नो दैट v इज इक्वल टू आर ओमेगा। यदि हम फर्स्ट पार्टिकल के लिए लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन निकालेंगे देन वी कैन से दैट v1 इज इक्वल टू r1 ओमेगा, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ऑल पार्टिकल इज सेम। इसी तरीके से यदि हम सेकेंड पार्टिकल की बात करते हैं, सेकेंड पार्टिकल के लिए v2 क्या आ जाएगा? v2 इज इक्वल टू r2 ओमेगा एंड सो ऑन। यदि nth पार्टिकल की बात करते हैं तो nth पार्टिकल के लिए vn क्या आएगा? vn इज इक्वल टू rn ओमेगा। यदि हम फर्स्ट पार्टिकल के लिए काइनेटिक एनर्जी निकालें, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन फॉर फर्स्ट पार्टिकल, दिस इज लीनियर काइनेटिक एनर्जी। यदि इसको हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन में निकालना चाहें, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, v को ओमेगा में कन्वर्ट कर देते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन आ जाएगी हमारे पास में। फर्स्ट पार्टिकल के लिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन क्या होगी? हाफ m1 v1 की जगह हम ये रिलेशन यूज कर लेते हैं, क्या होगा? r1 ओमेगा स्क्वायर, राइट। इसी प्रकार से ये तो आगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। यदि सभी पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी हम निकाल लें इन द सेम वे काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन फॉर सेकेंड पार्टिकल के लिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगी? वी कैन राइट इट इज इक्वल टू हाफ m2, और ये तो जो v2 है, v2 की जगह यदि हम पुट कर दें r2 ओमेगा स्क्वायर, इट इज इक्वल टू हाफ m2 एंड इट इज इक्वल टू r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इन द सेम वे nth पार्टिकल के लिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, इफ वी कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन फॉर nth पार्टिकल देन इट इज गिवन बाय द रिलेशन हाफ mn और vn का स्क्वायर, vn स्क्वायर की जगह हम क्या पुट करेंगे? rn, राइट। vn इज इक्वल टू rn ओमेगा आ जाएगा, इसका स्क्वायर कर दिया, इट इज इक्वल टू हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ओके, यदि हम पूरी जो हमारे पास में रिजिड बॉडी है, इस पूरी बॉडी के लिए काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे देन व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन? बॉडी के अंदर हमने n पार्टिकल मान लिए, सभी की एनर्जी को जोड़ देते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ऑफ दिस बॉडी, वी कैन कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू हाफ m1 एंड v1 स्क्वायर की जगह हमारे पास में यहाँ पर था r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एंड सो ऑन। nth पार्टिकल के लिए क्या आ जाएगा? हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। और वी कैन से दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, यहाँ से इन सभी को ऐड करने के बाद में यदि हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन निकाल देते हैं पूरी बॉडी के लिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इन सभी को ऐड करेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एंड सो ऑन हाफ
mn/r(n)² ओमेगा स्क्वायर, और वी कैन राइट इट एज हाफ। हाफ सभी में कॉमन है और ओमेगा स्क्वायर भी सभी में कॉमन है। जो टर्म बचेगी वो रहेगी m1r1² m2r2² m1r1² प्लस m2r2² और nth पार्टिकल के लिए mn/rn² इंटू ओमेगा स्क्वायर, और वी कैन से दैट इट इज़ इक्वल टू हाफ। ये जो टर्म है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इट इज़ इक्वल टू समेशन mi/ri², और समेशन में i की वैल्यू 1 से n तक, राइट, और यहाँ से क्या रह गया था, ओमेगा स्क्वायर। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। रोटेशनल मोशन के केस में काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन के लिए हमारे पास में जो एक्सप्रेशन आ जाती है, इट इज़ गिवन बाय दिस रिलेशन। अब इस एक्सप्रेशन में ये जो टर्म है, दिस टर्म दैट इज समेशन mi/ri², इसको हमने जो नाम दे रखा है, इसको स्पेशल नाम दे रखा है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय I, एंड दिस I इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग में डिफाइन किया था, व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए हमारे पास में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ गई, व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I इज इक्वल टू समेशन mi/ri²। नाउ हाउ वी विल डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया फ्रॉम दिस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। यहाँ से हम डिफाइन कैसे करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। सो हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन के लिए जो एक्सप्रेशन आई है, पहले हम इसको नोट करते हैं, देन वी विल डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस पूरे की जगह हम आई पुट कर देते हैं, देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू 1/2, और इस सारे को नाम दिया आई, देन इट इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, राइट। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आया, समेशन mi/ri²। सो इस केस में जो हमारे पास में जो mi/ri क्या है, mi इज मास ऑफ ith पार्टिकल, ri क्या है, डिस्टेंस ऑफ ith पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर हम ये मान लेते हैं, सो दिस इज ith पार्टिकल, कोई सा भी पार्टिकल हो सकता है जिसका मास कितना है mi, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये डिस्टेंस कितना हो गया ri, राइट। सो इन सभी का सम कर दिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यहाँ से डेफिनेशन क्या आएगी, समेशन mi/ri²। सो व्हाट इज समेशन, समेशन मीन्स सम, किस किस का सम है, ये प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ distance of the particle from axis of rotation. So how we will define moment of inertia? Moment of inertia is defined as sum of product of mass of the body and its square of distance from axis of rotation is called moment of inertia. Suppose we have a single particle. यदि हमारे पास में एक ही पार्टिकल होता और इसका मास मान लेता हूँ मैं m और इसका डिस्टेंस r मान लेते हैं, तो इस अकेले पार्टिकल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाता, m/r²। यदि अकेले की जगह मान लो 5 पार्टिकल हैं, तो प्रत्येक पार्टिकल के लिए क्या निकालते हैं हम, m1r1² प्लस m2r2², और इसी प्रकार से 5वां पार्टिकल के लिए m5r5²। जितने भी पार्टिकल हैं सभी का सम करो, किस किस का सम करना है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मीन्स सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल एंड इट्स डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की एक डेफिनेशन और निकाल सकते हैं। वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज हाफ I ओमेगा स्क्वायर। If omega, that is a body is rotating with unit angular velocity, यदि हम ओमेगा को 1 मान लेते हैं, मतलब यूनिट एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं, देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, इस केस में काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन क्या होगी, हाफ
आई, ओमेगा को हमने यूनिटी मान लिया। यदि 2 को इधर ले आते हैं देन वी हैव आई, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। सो न्यू डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगी यहाँ से? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिफाइंड एज ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ऑफ ए बॉडी रोटेटिंग अबाउट गिवन एक्सिस विद यूनिट एंगुलर वेलोसिटी। यदि कोई बॉडी यूनिट एंगुलर वेलोसिटी से किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है तो उसके जो काइनेटिक एनर्जी है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यदि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फिजिकल सिग्निफिकेंस निकालते हैं यहाँ से कि व्हाट विल बी द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो देखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, रोटेशनल मोशन के केस में हम काइनेटिक एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन हमने क्या निकाल ली? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और लीनियर मोशन के केस में, यदि हम लीनियर मोशन के केस में काइनेटिक एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन को डिफाइन करते हैं देन इट इज़ गिवन बाय हाफ mv स्क्वायर, राइट। नाउ व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज रोटेशनल इक्विवेलेंट ऑफ v, मतलब लीनियर वेलोसिटी का रोटेशनल इक्विवेलेंट क्या हो गया? एंगुलर वेलोसिटी। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन क्या है? लीनियर काइनेटिक एनर्जी का रोटेशनल इक्विवेलेंट। इसका मतलब ये I क्या हुआ? I इज रोटेशनल इक्विवेलेंट ऑफ मास। सो वी कैन से दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज रोटेशनल इक्विवेलेंट ऑफ मास या रोटेशनल एनालॉग ऑफ मास, राइट, जिसको हम पहले डिफाइन कर चुके हैं कि रोटेशनल एनालॉग ऑफ मास क्या कहलाता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नाउ यदि यहाँ से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट्स को डिफाइन करें, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए जो मैथमेटिकल डेरिवेशन है दैट इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। यदि हम ऐसा यूनिट को यहाँ से डिफाइन करते हैं, एम इज मास के लिए किलोग्राम, आर क्या डिस्टेंस एंड इट इज़ मीटर स्क्वायर। सो ऐसा यूनिट क्या होगी? किलोग्राम मीटर स्क्वायर। सो ये था हमारे पास में कंसेप्ट व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड व्हाट इज इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। थैंक्स एंड कीप ऑन वॉचिंग।